नमस्कार, मैं रहबर सिंह बारी। आज के इस बुलेटिन में बात होगी इंडिया गठबंधन में बढ़ रही तेजी के साथ दरार की। रेलवे स्टेशनों पर योजनाओं को लेकर लग रहे बोर्ड पर राहुल गांधी के तीखे प्रहार की। भारत पर लगातार बढ़ रहे कर्ज की। राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार विस्तार की और इसराइल के खिलाफ दक्षिण अफ्रीका के कड़े कदम की। फिलहाल शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर की। वर्ष 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करिश्माई चेहरे और उनके बढ़ते हुए जीतने के विजय के रथ को रोकने के लिए इंडिया गठबंधन वजूद में आया था। बीते दिनों में वजूद में आई इस इंडिया गठबंधन में लगभग 28 दल अलग अलग हैं और ऐसे दल हैं जो स्वयं को जिसके जो शीर्ष नेता हैं वो स्वयं को प्रधानमंत्री पद के लिए दावेदारी भी ठोक रहे हैं। बहरहाल 4 बैठकें इंडिया गठबंधन की हुई थी। इसमें से 3 इंडिया गठबंधन की जो बैठकें शुरुआती दौर में हुई उससे लगा था कि इंडिया गठबंधन एक बड़े मोर्चे के रूप में भाजपा के सामने आके खड़ा हो जाएगा और हो सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो विजय रथ है उसको रोकने में शायद कामयाब हो जाए। लेकिन जब चौथी बैठक हुई दिल्ली में हुई तो उसी समय से ऐसा लगने लगा था कि शायद इंडिया गठबंधन अब जिस प्रकार से मोर्चा लेना चाहता है उस प्रकार से मोर्चा ना ले सके और अब धीरे करके कुछ ऐसे ही बातें सामने आने लगी हैं जिससे ऐसा लगता है कि लोकसभा चुनाव से पहले ही इस गठबंधन का अस्तित्व भी समाप्त हो जाएगा। इसके अस्तित्व पर ही खतरा मंडराने लगा है क्योंकि सभी अपने अपनी डफली बजाना सभी ने शुरू भी कर दिया है। एक दिन पहले ही जहां पर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सीधे तौर पर कह दिया था कि पश्चिम बंगाल में वो किसी से भी गठबंधन करने नहीं जा रही हैं, वो भाजपा से अकेले ही लड़ाई लड़ेंगी। और उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि देश के अन्य राज्यों में इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ेगा लेकिन पश्चिम बंगाल में ना तो कांग्रेस से समझौता करेंगे और ना ही वो सीपीआई से ही समझौता करेंगे, बल्कि उन्होंने सीधे-सीधे आरोप भी लगाया था कांग्रेस पर और सीपीआई पे कि दोनों ही भाजपा से मिले हैं। ऐसे में ममता बनर्जी की जो नाराज़गी है या उनका जो बयान है, वो एक बड़ा संदेश दे रहा है कि आने वाले समय में वो अकेले दम पर ही पश्चिम बंगाल तक ही अपने को सीमित रखना भी चाहते हैं। इसी प्रकार से महाराष्ट्र में भी जब शिवसेना उद्धव गुट के संजय राउत ने एक बयान दिया था। उन्होंने सीधे तौर पे कहा था कि शिवसेना शुरुआती दौर से ही 23 सीटों पर अपना प्रत्याशी उतारती चली आ रही है। ऐसे में जो गठबंधन है उससे किसी तरह का समझौता वो करने को तैयार नहीं है। अर्थात वो 23 सीटों पर उनके प्रत्याशी उतरेंगे और चुनाव लड़ेंगे। उनके भी इस बयान से साफ तौर पर बात सामने आई थी कि इंडिया गठबंधन के साथ समझौता करने के लिए वो तैयार नहीं है। इसके अलावा कांग्रेस के महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष ने उनका तीखा जवाब भी दिया था। उन्होंने कहा था कि इंडिया गठबंधन जब तक बना है तो सभी को मिलकर सीटों का बंटवारा करना होगा। अब जो नया खेल खेला है वो है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने। 2 दिन पहले ही दिल्ली में जब 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई तो वहाँ पर राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह ने इस्तीफा दे दिया, ये कहते हुए कि चुनावी मशगूलियत की वजह से चुनाव में अत्यंत व्यस्त होने के चलते ही वो राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफा देते हैं और उन्होंने इसके लिए प्रस्ताव रखा, नीतीश कुमार का नाम रखा कि नीतीश कुमार को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाए। सर्वसम्मत से उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष बना भी दिया गया। अब नीतीश कुमार का जो सीधे तौर पे एक जो आज बयान सामने आया है वो अत्यंत देखने वाला होगा, काफ़ी रोचक भी है क्योंकि इंडिया गठबंधन को लेकर सबसे पहले वही आगे आगे भी आए थे। लेकिन अब जिस प्रकार से वो अलग होते हुए नज़र आ रहे हैं, वो ऐसा लगता है क्योंकि नीतीश कुमार अक्सर पहचाने जाते हैं समय देखते हुए पलटी मारने का, तो ऐसा लगता है कि वो शीघ्र ही एनडीए में शामिल भी हो सकते हैं। क्योंकि नीतीश कुमार ने सीधे तौर पर राहुल गांधी पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी सिर्फ जातिगत जनगणना की बात करते हैं लेकिन इसे लेकर पूरी तरह से गंभीर नहीं है। उन्होंने कहा जातिगत जनगणना को लेकर सिर्फ हम ही गंभीर हैं, इसीलिए हमने बिहार में जातिगत जनगणना जनगणना कराई भी। उन्होंने राहुल गांधी पर प्रहार करते हुए कहा कि जिन जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है वहां पर जातिगत जनगणना को लेकर कोई ठोस कदम उठाया नहीं जा रहा है। ऐसे में क्या उम्मीद है कि अगर गठबंधन की सरकार बनती है तो राष्ट्रीय स्तर पर जातिगत जनगणना की जाएगी। नीतीश कुमार के इस बयान से साफ तौर पर नजर आता है कि वो इंडिया गठबंधन से आज शायद अब अलग होने के प्रयास में हैं और कोई न कोई बहाना बनाकर वो इंडिया गठबंधन से बाहर हो जाएंगे और उसके पश्चात ही वो एनडीए में शामिल हो जाएंगे, जैसा कि अक्सर होता भी चला आ रहा है। आप अगर देखिए तो बिहार में जब विधानसभा चुनाव हुआ था उस समय उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल से मिलकर वहाँ पर सरकार बनाई थी, लेकिन कुछ दिनों के बाद ही भारतीय जनता पार्टी के साथ मिल गए
और राष्ट्रीय जनता दल को उन्होंने अलग कर दिया था। हालाँकि भारतीय जनता पार्टी से बहुत ज़्यादा तक निभी नहीं और एक बार फिर से उसको छोड़कर वो राष्ट्रीय जनता दल से मिल गया था, लालू प्रसाद की पार्टी से जुड़ गए और फिर सरकार उन्होंने बना लिया। ऐसे में उनके लिए कोई निश्चित नहीं है कि कब और किस पार्टी में वो पलट जाएँ, कुछ कहा भी नहीं जा सकता। ऐसे में जो बयान एक दिन पहले उन्होंने उन्होंने दिया, उसी तौर पे एक चीज़ और भी उन्होंने बयान में कही, जातिगत जनगणना को लेकर शीघ्र पूरे देश में वो यात्रा करने के लिए जा रहे हैं। ऐसे में उन्होंने एक साफ संदेश भी इंडिया गठबंधन को दिया है कि अगर प्रधानमंत्री का चेहरा बनाना है, तो उन्हें बनाएँ और अगर नहीं बनाते हैं, तो वो चले एनडीए की तरफ। बहरहाल अभी इसको लेकर राहुल गांधी की तरफ से या अन्य विपक्ष जो दल हैं इंडिया गठबंधन के, उनकी तरफ से कोई जवाब भी नहीं आया है। लेकिन जैसा कि अनुमान लगाया जा रहा है कि नीतीश कुमार जल्द ही कोई नया खेला खेल भी सकते हैं, जिससे इंडिया गठबंधन को तगड़ा झटका भी लग सकता है। इधर अखिलेश यादव भी और अरविंद केजरीवाल भी इंडिया गठबंधन को झटका देने की तैयारी में है, क्योंकि इन दोनों राज्यों में चाहे दिल्ली हो, पंजाब हो और उत्तर प्रदेश हो, यहाँ पे सीट शेयरिंग को लेकर अभी कोई परिणाम सामने नज़र नहीं आया है। ऐसे में यहाँ भी झटका लगना स्वाभाविक ही है। तो ऐसे में देखना ये होगा कि आखिर इंडिया गठबंधन का अस्तित्व कैसा होता है, लोकसभा चुनाव से पहले-पहले रहता भी है या समाप्त हो जाता है। हालाँकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगातार तीखा प्रहार इंडिया गठबंधन पर किया भी जा रहा है, इसके वजूद पे भी किया जा रहा है। तीखा प्रहार तो राहुल गांधी ने भी किया है। रेलवे स्टेशन के ऊपर केंद्र सरकार द्वारा संचालित योजनाओं के बड़े-बड़े होर्डिंगें लगाई जा रही हैं, जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फ़ोटो लगे हुए हैं। राहुल गांधी ने एक फ़ोटो शेयर किया है सोशल मीडिया एक्स के ऊपर, जिसके ऊपर वहाँ दिखाया जा रहा है कि जहाँ पे ये होर्डिंग लगी, उसके नीचे ही ज़मीन पे कुछ लोग सो रहे हैं खुले आसमान के नीचे। इस पर उन्होंने राहुल गांधी ने ट्वीट किया और उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए बढ़-चढ़ कर इसका प्रचार-प्रसार किया जा रहा है। अरबों-खरबों रुपए योजनाओं के प्रचार के पर खर्च भी किया जा रहा है, लेकिन इस बढ़ती हुई ठंड में ज़मीन पर सोने के लिए लोग मजबूर हो रहे हैं। उन्होंने सीधे तौर पे ये भी कहा कि देश पे लगातार कर्ज़ बढ़ता चला जा रहा है और भारत अब तक 205,000 करोड़ रुपए का कर्ज़दार हो चुका है और यहाँ तक ये पूछा जा रहा है कि ये जो कर्ज़ लिया जा रहा है, आखिर ये पैसा जा कहाँ रहा है? राहुल गांधी ने सीधा सवाल करते हुए कहा कि लगातार बढ़ते हुए कर्ज से आरबीआई ने भी चिंता व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि इससे देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंच सकता है। ऐसे में राहुल गांधी ने सवाल करते हुए कहा कि यदि इसी प्रकार से कर्ज लिया जाता रहा, तो आने वाले समय में देश को काफ़ी नुकसान पहुंच सकता है। यहाँ की आम जनता गरीब तो गरीब होती चली जा रही है, लेकिन केंद्र सरकार जो है इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही। बहरहाल इसके लेकर अभी तक किसी प्रकार का कोई जवाब भारतीय जनता पार्टी तथा केंद्र सरकार की तरफ से भी नहीं दिया गया है और लगातार रेलवे स्टेशनों पर इस प्रकार की होर्डिंगें और सेल्फी पॉइंट बनाए जाने का प्रयास लगातार जारी भी है। वह आने वाला वक्त भी ये बताएगा आखिर इसका कितना असर पड़ता है। फिलहाल मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है राजस्थान में और राजस्थान में इस मंत्रिमंडल विस्तार में साफ तौर पर दिखाई दिया कि केंद्र सरकार का पूरा हाथ उसमें है। अतः मिली मतलब पूरी दखलंदाजी जो है वो केंद्र सरकार की राजस्थान मंत्रिमंडल में है, क्योंकि वसुंधरा राजे सिंधिया को पूरी तरह से दरकिनार कर दिया गया है। उनके सिर्फ 1 या 2 समर्थक विधायकों को ही मंत्रिमंडल में शामिल किया जा रहा है और सबसे बड़ी बात तो ये है कि हिंदुस्तान के इतिहास में शायद ऐसा पहली बार है कि अगर किसी को चुनाव में प्रत्याशी बनाया जाए, तो उसी को प्रत्याशी बनाए जाने से पहले ही मंत्री बना दिया जाए। यहाँ राजस्थान में एक सीट जो रह गई थी, जहाँ पर चुनाव नहीं हुआ था, वहाँ पर जिसको प्रत्याशी बनाया जा रहा है, भाजपा ने बनाया है, उनको मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। ऐसे में कांग्रेस ने सीधा पलटवार किया है और कहा कि यह ऐसा पहली बार हुआ है कि प्रत्याशी को ही मंत्रिमंडल में शामिल करके सीधे तौर पे आचार संहिता का उल्लंघन किया गया है और इसके लिए कांग्रेस ने अब मन बना लिया है कि वो चुनाव आयोग के समक्ष भी जाएगा। हालांकि चुनाव आयोग इसे लेकर कितना गंभीर होता है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल देखना ये होगा कि जो नया रीति रिवाज प्रारंभ हुआ है कि ऐसे प्रत्याशी को ही मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया गया, जो अभी तक विधायक भी नहीं है और चुनाव मैदान में उतरने जा रहा है। ये तो दिलचस्प वाली बात भी है और देखना होगा कि आखिर होता क्या है। हालांकि कांग्रेस ने दावा किया है कि जिस स्थान पे प्रत्याशी हैं, वहाँ पे बुरी तरह से भाजपा हारेगी। हालांकि ये तो काफ़ी मुश्किल भी है, क्योंकि सत्ता पक्ष का प्रत्याशी बहुत ही कम ऐसा देखा गया है जो हार का सामना जिसे करना पड़े। अब अंत में बात करते हैं इज़राइल हमास युद्ध की। इज़राइल को लेकर भले ही मुस्लिम जो 52 देश हैं, 57 देश हैं, वो कोई ठोस कदम इज़राइल को लेकर नहीं उठा रहे हों, लेकिन दक्षिण अफ्रीका ने एक कठोर कदम, सख्त कदम उठाया है इज़राइल को लेकर। अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में दक्षिण अफ्रीका ने बाकायदा याचिका दाखिल की है, जिसमें कहा गया है कि इज़राइल के ऊपर केस दर्ज किया जाए और उसके खिलाफ मुकदमा चलाया जाए, क्योंकि फ़िलिस्तीन में बेगुनाहों को मारा जा रहा है।
अब तक लगभग 21,000 फ़लस्तीनी बमबारी में मारे जा चुके हैं, जिसमें ज़्यादातर बच्चे और महिलाएँ शामिल हैं। दक्षिण अफ्रीका ने कोर्ट में ये याचिका दायर करते हुए कहा कि ये पूरी तरह से मानवाधिकार का हनन है और सीधे तौर पे नरसंहार है। ऐसे में इज़राइल पूरी तरह से इसका दोषी है और उसके विरुद्ध कड़ा कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए और मुकदमा चलाया जाना चाहिए। आपको पता चले कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो कोर्ट है, न्यायालय है, वो ऐसे ही इसी प्रकार के युद्ध की सुनवाई तो करती है, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि जिस देश के खिलाफ वो फैसला सुनाए, वो देश उसको सुन ही ले, उस पर अमल भी करे, क्योंकि यूक्रेन-रूस युद्ध में देखा जा चुका है कि अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में जब मामला गया था, तो सीधे तौर पे रूस से कहा गया था कि यूक्रेन युद्ध को तत्काल रोका जाए। हालाँकि रूस ने युद्ध को रोका नहीं और आज भी वो युद्ध लगातार चल रहा है। ऐसे में इज़राइल के खिलाफ अगर फैसला देता भी है और फैसला सुनाने के पश्चात अगर इज़राइल कितना उसको सुनता है और कितना उसके ऊपर अमल करता है, ये तो आने वाला वक़्त ही बताएगा। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी को एडीटीवी 72 परिवार की तरफ से एडवांस में नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएँ और पूरी उम्मीद है कि नए वर्ष पे सभी लोग, आप सभी पूरे हिंदुस्तान में आपसी सौहार्द बना रहेगा। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें। बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।